Welcome to Zimmy Fairy Tales. किसी ज़माने की बात है, एक दूर दराज और पुरसुकून इलाके में एक खूबसूरत सा घर था। उस घर के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और हर तरफ दिलकश खूबसूरती फैली हुई थी। इसी घर में नीहा नाम की एक लड़की रहती थी। नीहा जितनी देखने में खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा उसका दिल साफ और नेक था। नीहा की माँ उसके बचपन में ही वफात पा चुकी थी। अब वो अपने बाप, सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ इसी घर में रहती थी। नीहा के घर के पीछे एक खूबसूरत स्ट्रॉबेरी का बाग था, जहाँ बहुत ही मीठी और लजीज स्ट्रॉबेरियाँ उगती थीं। नीहा का बाप अपने बाग का बहुत ख्याल रखता था। उसने ये बाग बड़ी मेहनत से बनाया था और इसी बाग की बदौलत उनकी जिंदगी भी अच्छी गुजर रही थी। नीहा को अपने बाग से बहुत लगाव था। वो जानती थी कि ये उसके बाप की दिन रात की मेहनत का नतीजा है, इसलिए वो खुद भी बाग का बहुत ख्याल रखती थी। वो रोज बाग में जाती और देखती कि बाग की स्ट्रॉबेरियां ठीक हैं या नहीं। फिर उनकी खुशबू और खिलते हुए रंग देखकर खुश हो जाती। जब तक नीहा का बाप जिंदा था, उसकी जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल थी। उसका बाप इससे बेहद मोहब्बत करता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। मगर कुछ वक्त के बाद नीहा का बाप भी इस दुनिया में ना रहा और नीहा बिल्कुल अकेली रह गई। अब वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। नीहा के बाप की होते हुए वो दोनों ठीक रहती थीं, मगर उसके जाने के बाद उन्होंने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने नीहा का कमरा उससे ले लिया और उसके कपड़े और सामान भी ये कहकर छीन लिया कि तुम इस सब की हकदार नहीं हो। फिर उसे घर के सबसे छोटे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। सौतेली माँ और सौतेली बहन ने घर का नौकर भी हटा दिया और घर का सारा काम नीहा से करवाना शुरू कर दिया। अब घर का हर छोटा बड़ा काम उसी के जिम्मे था। वो सुबह से रात तक काम करती रहती, कभी खाना बनाती, कभी बर्तन साफ करती और कभी उनकी फरमाइशें पूरी करती। वो रोज़ कपड़े धोती और कई बार ऐसा भी होता कि साफ कपड़े भी दोबारा धोने के लिए उसे दे दिए जाते। घर में अगर कोई चीज़ खराब हो जाती या कोई मसला पैदा हो जाता तो वो भी उसी से ठीक करवाया जाता। नीहा थक जाती, मगर फिर भी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। उसे अक्सर बचा हुआ खाना या सूखी रोटी खाने को दी जाती और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि सारा दिन काम करने के बाद वो भूखी ही सो जाती। वो फिर भी मुतमईन रहती थी और अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए कभी बुरा नहीं सोचती थी। नीहा की सौतेली माँ एक लालची औरत थी। जितना उसके पास था वो उससे कभी खुश नहीं रहती थी। अमीर होने की ख्वाहिश में उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो दोनों महंगी खरीदारी करने लगी, महंगे से महंगे कपड़े लाती थीं ताकि अमीर होने का दिखावा कर सकें। फिर वो कीमती से कीमती जेवरात खरीदने लगी। नीहा का बाप जो रकम छोड़कर गया था, वो सारी की सारी उन्होंने महंगी और कीमती चीज़ों पर खर्च कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अमीरों की महफिलों और बड़ी तकरीबात में जाना भी शुरू कर दिया, जहां अक्सर शाही लोग और शहजादे आते थे। सौतेली माँ को अपनी बेटी सोनिया पर बहुत नाज था। उसे यकीन था कि किसी दिन कोई शहजादा सोनिया को पसंद कर लेगा और उससे शादी कर लेगा और यूं वो दोनों हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगी। वो नीहा को घर पर अकेला छोड़ देती और खुद सारी रात अमीरों की महफिलों में रहती। बात यहीं तक नहीं रुकी। जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी का बाग भी बेच दिया ताकि वो अपनी ऐश व इशरत की जिंदगी कायम रख सकें। उन्हें लगता था कि जल्द ही उनकी किस्मत बदल जाएगी और वो हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगी। मगर इस सब के बावजूद कुछ न बन सका। उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया और फिर जेवरात उधार पर लेना शुरू कर दिए। वक्त के साथ इन उधारों पर इतना सूद बढ़ गया कि उसे चुकाने के लिए घर तक बेचने की नौबत आ गई। नीहा की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि घर बिके, मगर जेवर मालिकान अपना पैसा वसूल करने के लिए घर के अंदर आ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर रकम अदा ना की गई तो वो उस घर को नीलाम करवा देंगे। घर की नीलामी की वजह से उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। नीहा बहुत गमज़दा थी क्योंकि वो जानती थी कि ये घर उसके बाप की दिन रात की मेहनत का नतीजा था। सौतेली माँ ने तो नीहा की माँ की आखिरी निशानी हीरे के झुमके भी बेच दिए। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो उस इलाके को छोड़कर दूर एक और सल्तनत के जंगल में जा बसी, जहां उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। अब नीहा के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए थे। सौतेली माँ उसे अपनी बदकिस्मती की वजह समझती और हर वक्त उसे ताने देती रहती। तुम मनहूस हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुम्हारी ही वजह से हमारे साथ ये सब हुआ है।
والدہ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے معاف کر دیں۔ نیہا اگر ذرا سا جواب بھی دے دیتی تو سوتیلی ماں اسے برداشت نہیں کر پاتی اور اس کے ساتھ اور بھی برا سلوک کرنے لگتی۔ اب نیہا کی مشقت دوگنی ہو چکی تھی۔ وہ سردی میں باہر بیٹھ کر کپڑے دھوتی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی جم جاتے، جبکہ اس کی سوتیلی ماں اور بہن سکون سے سردی کے موسم میں خود کو گرم رکھتی تھی اور نیہا پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتی تھیں۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے نیہا جنگل میں جا کر پھول توڑتی، ان کے ہار بناتی اور پھر شہر جا کر انہیں بیچ آتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے حکم پر چرخے پر دھاگا بھی کاٹتی تاکہ اس دھاگے سے کپڑا تیار کر کے بیچا جا سکے۔ ایک دن نیہا چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اچانک چرخے کی تکلی سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا۔ وہ فوراً پاس کے کنویں پر ہاتھ دھونے کے لیے اٹھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اب بھی چرخے کی تکلی تھی۔ جیسے ہی نیہا نے اپنا ہاتھ دھونے کے لیے کنویں میں ڈالا، خون پانی میں پھیل گیا۔ اسی وقت وہ چرخے کی تکلی غلطی سے اس کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ نیہا گھبرا کر اور پریشان ہوتی ہوئی بھاگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اسے اس غلطی پر کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ڈرتے ڈرتے نیہا بھاگتی ہوئی جھوپڑی کی طرف آئی تاکہ جا کر اپنی سوتیلی ماں کو بتا سکے کہ چرخے کی تکلی کنویں میں گر گئی ہے۔ جب نیہا نے اپنی سوتیلی ماں کو بتایا کہ چرخے کی تکلی کنویں میں گر گئی ہے تو وہ بہت غصے میں ہو گئی اور اس نے کچھ ایسا کہا کہ سن کر نیہا بہت پریشان ہو گئی۔ ظالم ماں نے نیہا پر بالکل رحم نہ کیا اور اپنا حکم سناتے ہی چل دی۔ نیہا آہستہ آہستہ جنگل کی طرف جانے لگی۔ وہ بہت افسردہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان کی کسی کو پرواہ نہیں۔ چلتے چلتے وہ اسی کنویں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جہاں اس کی تکلی گر گئی تھی۔ وہ اداس نظروں سے کنویں کے اندر دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں بہت دکھ تھا۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر اچانک اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کے اندر وہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ خاموشی سے پانی میں ڈوب رہی تھی۔ نیہا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب اور حیرت انگیز وادی میں پایا۔ زمین موتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور آسمان سے ہیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ کیسی دنیا ہے؟ وہ وادی اس قدر حسین تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ ہر طرف موتی، ہیرے اور قیمتی پتھر چمک رہے تھے۔ اتنی دولت تھی کہ اگر پوری دنیا میں بھی بانٹ دی جائے تو شاید پھر بھی کم نہ ہو۔ نیہا آہستہ آہستہ اس دلکش اور پراسرار وادی میں چلنے لگی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ جگہ آخر کیا ہے اور اس کے اندر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے نیہا کی نظر جوہری وادی کے بیچ بنے ایک عجیب دروازے پر پڑی۔ وہ حیرت سے اس دروازے کے قریب گئی۔ دروازہ بہت پراسرار تھا۔ نیہا نے ہمت کی اور آہستہ سے اس دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے نیہا نے خود کو ایک جادوئی جنگل میں پایا۔ یہ جنگل بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز تھا۔ وہاں کے پھول اور پودے عام نہیں تھے، بلکہ سب زندہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ ہل رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ہمیں ہلاؤ، ہم تیار ہیں، ہمیں گراؤ۔ نیہا نے انار کے درخت کو ہلایا تو سارے انار زمین پر گر گئے۔ پھر وہ سب انار زمین پر ہی چھوڑ کر آگے چلنے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد نیہا کی نظر ایک خوبصورت کوئل پر پڑی۔ پیاری لڑکی، تمہاری منزل سیدھے ہاتھ کی طرف ہے۔ کوئل کی بات کو مانتے ہوئے نیہا آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے پھولوں سے بنا ایک خوبصورت دروازہ نظر آیا۔ نیہا حیرت سے اس دروازے کے پاس چلی گئی اور اس میں داخل ہوتے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ نیہا نے خود کو ایک نہایت خوبصورت پھولوں کے باغ میں پایا۔ وہ باغ بے حد حسین تھا اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ باغ میں چلتے ہوئے نیہا نے دیکھا کہ باغ کے بیچ ایک خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ وہ ابھی اس گھر کی طرف جانے لگی یہ تھی کہ اچانک اس کی نظر باغ میں کھڑی ایک بے حد حسین عورت پر پڑی۔ اس عورت نے پھولوں سے بنا ہوا لباس پہن رکھا تھا اور وہ کسی جادوئی دنیا کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نیہا اس عورت کے پاس چلی گئی تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بہاروں کی رانی ہے اور دنیا میں بہار اس کی وجہ سے آتی ہے۔ میں بہاروں کی ملکہ ہوں اور میری ہی وجہ سے دنیا میں بہار آتی ہے۔ تمہارا دل صاف ہے
तभी तुम यहाँ तक आ सकी हो। वो जो घर तुम देख रही हो वो मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ रह सकती हो। बस तुम्हें मेरे बाग का ख्याल रखना होगा और इन फूलों को हमेशा ताज़ा रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। मुझे कबूल है। मैं आपके बाग का बहुत ख्याल रखूंगी। नेहा ने इस खूबसूरत घर में रहना शुरू कर दिया। वो वहाँ बहुत खुश थी। हर रोज़ उसे तरह तरह के लजीज और खुशबूदार खाने मिलते और वो शौक से खाती। आहिस्ता आहिस्ता वो इस जगह की आदी हो गई। वो बाग के फूलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें पानी देती, उनकी देखभाल करती और उन्हें हमेशा ताज़ा और खिला हुआ रखती। उसे लगने लगा था जैसे ये बाग इसी का अपना बाग हो। जब भी नेहा बहारों के गुलदस्ते को हवा में लहराती तो दुनिया में बहार आ जाती। दरख्तों पर नए फूल खिल जाते, रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगती और हर तरफ खुशबू फैल जाती। ये सब देखकर बहारों की रानी बहुत खुश होती। मगर एक दिन अचानक उसे अपनी सौतेली माँ और बहन की याद आने लगी। उसे अपना घर याद आने लगा। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अब वो वापस अपने घर जाएगी। एक दिन नेहा बहारों की रानी के पास आई ताकि उससे इजाजत ले सके। वो नरमी से बोली कि अब वो वापस अपने घर जाना चाहती है। बहार माँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो ठीक है, मगर जाने से पहले अपने काम का इनाम जरूर ले लेना। बहारों की रानी नेहा को बाग में मौजूद उस जादुई दरवाजे के पास ले गई जो खूबसूरत फूलों से बना हुआ था। जैसे ही बहारों की रानी ने अपना हाथ लहराया, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। नेहा उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और फौरन गायब हो गई। जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो उसने खुद को दोबारा उसी जंगल में पाया जहां से वो आई थी। इसी वक्त उसके सर पर मोतियों और हीरों की बारिश होने लगी। चमकते हुए मोती और हीरे उसके इर्द गिर्द बरसने लगे। इस जादुई बारिश के साथ ही नेहा का सादा लिबास बदलकर एक निहायत खूबसूरत और कीमती लिबास में तब्दील हो गया। अपने उस नए और दिलकश लिबास को देखकर नेहा हैरान रह गई। अब नेहा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। उसके बाल पहले से ज़्यादा लंबे और घने हो गए थे और उसका चेहरा पहले से ज़्यादा चमकने लगा था। उसके चेहरे पर जैसे चांद जैसी नर्म रोशनी थी। फिर उसने देखा कि उसके पास एक छोटा सा थैला रखा है जो चमकते हुए हीरों से भरा हुआ है। नेहा ने वो थैला उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। जब नेहा अपनी झोंपड़ी के पास पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे देखकर हैरान रह गईं। हीरो को देखकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान रह गई। फिर नेहा ने उन्हें सारी बात बताई कि वो कैसे बहारों की रानी से मिली और वहाँ क्या कुछ हुआ। आखिर में नेहा ने कहा कि अब वो अपने बाप के घर और अपने स्ट्रॉबेरी के बाग में वापस जाना चाहती है। ये सब सुनकर सौतेली माँ के दिल में और भी ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर उसकी बेटी सोनिया भी वहाँ जाएगी तो वो भी बहुत से हीरे ले आएगी और यूं वो लोग और भी अमीर हो जाएंगे। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम भी वहाँ जाओ और जो कुछ नेहा ने किया था वही सब तुम भी करना ताकि हम भी अमीर हो जाएं। सोनिया एक सुस्त और काहल लड़की थी, मगर माँ के कहने पर वो मजबूरी में उस जंगल की तरफ चल पड़ी जहाँ वो कुआं था। उसने वही सब करने की कोशिश की जैसे उसकी माँ ने उसे समझाया था, मगर वो दिल से ऐसा नहीं कर रही थी। फिर वो जौहरी वादी से गुजरी। वहाँ चमकते हुए हीरे देखकर उसके दिल में बहुत लालच आया, मगर उसने खुद को रोक लिया और सोचा कि अगर वो बहारों की रानी तक पहुँच गई तो वहाँ से उससे भी ज़्यादा हीरे लेकर आएगी। वो इसी तरह जंगल से गुजरी, अनार के दरख्त को हिलाया और अनार गिरा दिए। फिर आगे चलकर बहारों की रानी से मिली। उसने बहुत मीठे अंदाज में इसे यकीन दिलाया कि वो उसके बाग का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। शुरू में सोनिया ने बाग का बहुत ख्याल रखा, मगर वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी ताकि बहारों की रानी मुतमईन रहे। फिर एक दिन बहारों की रानी ने उससे कहा, मैं सर्दियों की रानी से मिलने जा रही हूँ ताकि उसे बता सकूं कि अब बहार आने का वक्त करीब है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और सोनिया को बाग की देखभाल की जिम्मेदारी दे गई। बहारों की रानी को वापस आने में कई दिन लग गए। बहारों की रानी के जाने के बाद कुछ ही दिनों में सोनिया अपनी असल आदत पर वापस आ गई। वो बहुत सुस्त और काहिल थी। वो रात को भी सोती रहती और दिन में भी ज़्यादातर आराम करती रहती। बस कभी कभी खाना खाने के लिए उठती और फिर दोबारा लेट जाती। इसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया।
न वो बाग को देखती थी और ना ही फूलों का ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में सारा बाग मुरझाने लगा। खूबसूरत फूल झुक गए, कई टूटकर जमीन पर गिर पड़े और दरख्तों के पत्ते भी आहिस्ता आहिस्ता झरने लगे। देखते ही देखते वो हरा भरा बाग वीरान और उदास हो गया। जब बहारों की रानी वापस आई तो उसने बाग को उजड़ा हुआ पाया। ये मंजर देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। बहारों की रानी ने सोनिया से कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। तुमने यहाँ कई दिन काम किया है, अब जाते हुए अपना इनाम भी साथ ले जाओ। बहारों की रानी सोनिया को इस दरवाजे तक ले आई जहां से उसे वापस जाना था। सोनिया दिल ही दिल में बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसे भी नेहा की तरह इनाम मिलने वाला है। वो खुशी खुशी दरवाजे के अंदर चली गई, मगर बहारों की रानी अंदर ही अंदर उस पर बहुत नाराज थी। जब सोनिया दरवाजे के उस पार पहुंची तो अचानक उसके सर पर बदबूदार काली बारिश होने लगी। वो काली और चिपचिपी बारिश उसके चेहरे और जिस्म पर गिरने लगी। देखते ही देखते उसके चेहरे और जिस्म पर सियाह धब्बे पड़ गए। जूं जूं वक्त गुजरता गया वो बारिश और भी ज़्यादा काली और बदबूदार होती गई। ये सब देखकर सोनिया बहुत डर गई। वो खौफ से कांपने लगी और फौरन वहाँ से भागकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसने कहा कि ये सियाह बदबूदार निशान उसके चेहरे पर चिपक गए हैं। ये सब देखकर माँ और बेटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेहा से अपने जुल्म और बुरे सलूक की माफ़ी मांगी और उससे कहा कि वो उसके चेहरे पर पड़े इन बदबूदार निशानों के लिए कुछ करे। नेहा ने अपनी सौतेली माँ और बहन को माफ़ करके उन्हें गले लगा लिया और कहा कि वो इन बदनुमा निशानों के लिए ज़रूर कुछ करेगी। मौसम की तेज़ी से बदलती हुई हालत और बर्फबारी के ख़त्म न होने से नेहा को समझ आ गया कि बहार के ना आने की कोई न कोई वजह ज़रूर है। इसी सोच के साथ उसने दोबारा उस जादुई दुनिया में जाने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि असल में क्या हुआ है। वो अपनी बहन की गलती को दुरुस्त करना चाहती थी। ये सोचकर नेहा कुएं के पास गई और हिम्मत करके दोबारा उसमें छलांग लगा दी। वहां पहुंचकर नेहा ने देखा कि सारा बाग खुश्क और मुरझा चुका है। ये मंजर देखकर वो बहुत परेशान हो गई। फिर वो जल्दी से घर की तरफ बढ़ने लगी ताकि बहारों की रानी से मिलकर उससे बात कर सके। बहारों की रानी बीमार पड़ी थी। उसके लिबास के फूल मुरझा गए थे और उसका घर भी वीरान हो चुका था। हालांकि कभी वो बहुत खूबसूरत और जिंदगी से भरा हुआ था। ये फूल ही मेरी ताकत थे, उन्हीं से मैं और मुझसे ही ये थे। मगर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने गलत हाथों में जिम्मेदारी दे दी थी और मेरी उसी गलती की वजह से मेरा बाग उजड़ गया। बहार माँ, आप फिक्र ना करें, मैं इस बाग को दोबारा पहले जैसा खूबसूरत बना दूंगी। नेहा ने बाग में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सूखे हुए फूल और पत्ते तोड़कर अलग किए। वो रोजाना पौधों को पानी देती और उस जादुई जंगल से बीज ले आती ताकि नए फूल उगाए जा सकें। आहिस्ता आहिस्ता बाग में बेहतरी आने लगी। एक दिन जब वो बाग में काम कर रही थी तो उसने देखा कि एक खूबसूरत शहजादा उसकी तरफ आ रहा है। नेहा ये देखकर हैरान रह गई कि वो उस जादुई दुनिया में कैसे आ गया। शहजादे ने बताया कि वो गलती से इस दुनिया में आ गया है और वापसी का रास्ता नहीं जानता। नेहा ने उसे बताया कि वापसी का रास्ता सिर्फ बहारों की रानी जानती है। कुछ दिन वहां रहने के बाद शहजादे ने देखा कि नेहा पूरा दिन मेहनत से बाग का ख्याल रखती है और उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। वो नेहा की मेहनत और उसके साफ दिल से बहुत मुतासर हुआ और उसने उसकी मदद करना शुरू कर दी। अब वो दोनों मिलकर बाग की देखभाल करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बाग बेहतर होने लगा और देखते ही देखते वो वीरान बाग दोबारा खूबसूरत और फूलों से भर गया। जब बाग दोबारा खुल उठा तो बहारों की रानी भी आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गई और उसके लिबास के फूल दोबारा ताज़ा और खुल उठे। बहारों की रानी ने मुस्कुराकर नेहा और शहजादे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सब नेहा की मेहनत, उसके साफ दिल और उसकी सच्ची नीयत की वजह से मुमकिन हुआ है। बहार माँ, सोनिया को माफ कर दे, वो मेरी ही बहन है। उससे गलती हो गई थी और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा भी पहले जैसा ठीक हो जाए। नेहा के इसरार पर बहारों की रानी ने
अपने लिबास से चंद फूल निकालकर नेहा को दिए और कहा कि इन फूलों को पीस कर उनका लीप उसके चेहरे और जिस्म पर लगा देना, इससे वो ठीक हो जाएगी। फूल लेकर नेहा शहजादे के साथ वहां से चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने वो फूल अपनी सौतेली बहन को दे दिए ताकि वो उन्हें पीस कर उनका लीप बना सके। नेहा ने अपने बाप का घर और स्ट्रॉबेरी का बाग दोबारा खरीद लिया था, जिससे वो बहुत खुश थी। फिर उसने अपनी सौतेली माँ और बहन को बताया कि शहजादा उससे शादी करना चाहता है और उसने उसकी बात कबूल कर ली है। ये सुनकर वो दोनों भी उसकी खुशी में बहुत खुश हो गईं और फिर उन्होंने खुशी खुशी नेहा को शहजादे के साथ रुखसत किया। कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको ऐसी ही खूबसूरत फेरी टेल्स और जादुई कहानियाँ देखने को मिलेंगी। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है।